हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ बच्चों, तो लास्ट क्लास वाला सबको समझ आ गया था। ओके। ओके, बताओ बच्चों, इसमें एक्सरसाइज 0 ई पार्ट, एनी डाउट्स? एक्सरसाइज 1 ई पार्ट बच्चों। ये जो थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, ये कैसे होगा? ये मॉड्यूल की थ्योरी में मेंशन्ड है, ठीक है। इसीलिए बच्चों थ्योरी पढ़नी जरूरी है साथ साथ में। आपको बच्चों मतलब फर्दर कुछ और डिटेल नहीं जाननी, ठीक है, कुछ उस पर और डिटेल में नहीं आ सकता कि एग्जैक्टली कैसे है क्या है, बट इतना बस बताना जरूरी है कि किन फैक्टर्स को डिपेंड करता है। ओके, और कोई बचाओ? डन। ओके, 3A ए पार्ट बचाओ। बी पार्ट। सेकंड क्वेश्चन अभी वैसे तो बच्चों जो हमने डेरिवेशन की थी उससे आ जाता है, बट मैं चलो आपको एक बार अभी दिखा भी देता हूँ करके। और मैं बस ये मतलब बी पार्ट तक ही कर रहा हूँ बच्चों को डिस्कस। बच्चों करी नहीं है, डाउट नहीं? चलो ग्रेट। तो जो जो सेकंड क्वेश्चन था, देखो ये जो हमने सारी डेरिवेशन की थी बच्चों,
तो जो एक ना आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, देखो चाहे मतलब नोट भी कर लेना। सी, जब हम लिखते हैं डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, तो आई कैन ऑल्सो राइट इट एज डेल्टा वी क्या होता है बच्चों, ई इंटू एल, और आई को मैं लिख सकता हूँ, आई को एज इट इज लिखो, आर को लिख देते हैं रो एल बाय ए, एल कट गया, और आई बाय ए क्या होता है रो, तो आपके पास एक रिजल्ट बन जाता है E इज इक्वल टू रो जे, ये वेक्टर फॉर्म में बी ट्रू है। तो जो इस फॉर्म को भी याद रखो, मतलब बेसिकली V इक्वल टू आई आर की ही मैनिपुलेशन है, बट यूजफुल टू रिमेम्बर इट इन दिस वे। ठीक है जी। तो उस क्वेश्चन में बेसिकली करंट डेंसिटी पहले पूछी थी, उससे ई पूछा था, तो बस रो से मल्टीप्लाई करना। ठीक है बच्चों, आगे समझ। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अ, बच्चों अब जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर है, अभी हमने क्या है, हमने करंट को डिफाइन कर लिया है, हमने बात कर ली है कि कंडक्टर के अंदर करंट कैसे फ्लो करता है, ठीक है, और हमने उसका रीजन भी समझ लिया है कि उसके लिए हम बैटरी लगाते हैं, ठीक है। तो अब आता है बच्चों इस चैप्टर का मेन पर्पस। बेसिकली इस चैप्टर में हम सीखना क्या चाहते हैं, हम इस चैप्टर में ये सीखना चाहते हैं कि अगर कोई भी हमारे पास सिचुएशन हो, कोई भी सर्किट हो, तो हम उसके अंदर कैसे करंट निकाल सकते हैं, ठीक है। हमारा फाइनल जो एम है वो ये है कि हम किसी भी सर्किट के अंदर, मतलब सर्किट का क्या मतलब है बच्चों, वंस अगेन कोई भी एक मतलब कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट ऑफ वायर्स, ठीक है, कोई नेटवर्क है जहाँ पे बहुत सारी वायर्स हैं, तो उस अरेंजमेंट के अंदर हम करंट ढूंढना चाहते हैं, ठीक है। तो मतलब ब्रॉडली हम जो अब सीखने वाले हैं, जो कंसेप्ट है, उसको हम कहते हैं कि भाई ये सर्किट सॉल्विंग टेक्निक्स हैं। व्हेन वी से कि हमने कोई सर्किट सॉल्व कर लिया, उसका बच्चों मतलब होता है कि हमने सर्किट की जितनी भी कोई ब्रांचेस हैं, उन सब के अंदर करंट की वैल्यू पता कर, ठीक है, जिसकी जो अलग अलग ट्रिक्स हैं, ठीक है। तो द फर्स्ट ट्रिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है। तो विल सी कि कैसे हम रेजिस्टर्स को कंबाइन करके सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है, अगर हम रेजिस्टर्स को कुछ ऐसे कनेक्ट कर, मतलब क्या खासियत है यहाँ पे बच्चों, देखो बेसिकली ये जो R1 और R2 रेजिस्टर्स हैं, ये एंड टू एंड कनेक्टेड है ना, कि R1 के एंड पे R2 कनेक्टेड है, ठीक है, और आप ये देख सकते हो कि इन बिटवीन कोई भी जॉइंट नहीं है। तो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन को बच्चों कैसे याद रखना है, कि एंड टू एंड
कॉम्बिनेशन विदाउट एनी जॉइंट। ठीक है, ये चीज जरूरी है, ये याद रखना। ठीक है, इसका बच्चों आप इक्विवेलेंट ऐसे याद रख सकते हो, मतलब कि सीरीज का मतलब जो मीनिंग होता है वो ऐसे ये होता है कि ऐसे सोचो कि आपने एक पाइप के आगे ऐसे आगे एक और पाइप कनेक्ट कर दी। ठीक है, और मतलब बीच में और कोई ज्वाइंट नहीं है, तो बच्चों क्या होगा, मुझे पाइप के केस में बताओ। जितना पानी फर्स्ट पाइप से आ रहा है बेसिकली उतना ही सेकंड पाइप में जाएगा, इजंट इट? क्योंकि भाई और कहीं तो जा ही नहीं सकता। तो सिमिलरली हम यहाँ पे क्या बोलेंगे रेजिस्टर्स के लिए? क्या हम ये कह सकते हैं कि जितना भी चार्ज या फिर जितना भी करंट पहले रेजिस्टर के थ्रू पास करेगा वो सारे का सारा दूसरे के थ्रू भी करेगा, क्योंकि भाई और कहीं तो जा ही नहीं सकता। क्लियर बच्चों? तो सीरीज में चार्ज या फिर करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इज सेम। बच्चों एक मिनट।
हाँ बच्चों, ओके। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हर रेजिस्टर के थ्रू सेम होगा या डिफरेंट होगा? वो कोई जरूरी नहीं है ना सेम हो कि। तो इनफैक्ट बच्चों, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी इन द रेशियो ऑफ रेजिस्टर्स, है ना? क्यों? भाई करंट तो सेम ही है, तो पहले के अक्रॉस IR1, दूसरे के अक्रॉस IR2 एंड सो ऑन, तो रेशियो R1:R2 ही बन गई। राइट, ओके। अब अगर बच्चों हम बेसिकली इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें, तो बच्चों बेसिकली इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है? मान लो ऐसे रेजिस्टर्स हैं जो सीरीज में हैं, तो, भाई इक्विवेलेंट का मतलब हुआ कि इन सबको मिलाकर अगर हम कोई एक रेजिस्टेंस बना दें और मतलब पता ही ना चले किसी को, मतलब सर्किट को कोई फर्क पता ही ना चले कि आपने ये तीन अलग लगाई हुई हैं या एक लगाई हुई है, आपको कोई फर्क नहीं पता चल रहा, सब कुछ एज इट इज रहेगा। ठीक है, तभी उसको इक्विवेलेंट कहते हैं। तो जब हम कहते हैं कि सब कुछ एज इट इज रहेगा, मतलब कि भाई जितना करंट यहाँ फ्लो कर रहा था, सेम करंट राइट साइड पे भी फ्लो करना चाहिए, राइट? और फिर जितना, भाई आपने तो इन तीनों रेजिस्टर्स को हटा के, मतलब इनके एंड पॉइंट्स के बीच में एक सिंगल रेजिस्टर R लगा दिया, जितना इन तीनों के अक्रॉस मिला के पोटेंशियल डिफरेंस पहले आ रहा था, तो बाद में भी उतना ही आना चाहिए, है ना? तभी सारा कुछ सेम रहेगा। करंट तो हमने सेम कर ही दिया, अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम करना है, तो उसके लिए क्या बन गया? फर्स्ट केस में बच्चों क्या बन जाएगा? पहले रेजिस्टर के अक्रॉस IR1, दूसरे के अक्रॉस IR2, तीसरे के अक्रॉस IR3, है ना, एंड सो ऑन। और सेकंड केस में वो कितना बन गया? सिंपली IR ही बन गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि RS R1 प्लस R2 प्लस। क्लियर बच्चों? तो व्हाई डू वी कॉल इट अ सर्किट सॉल्विंग टेक्निक? बेसिकली किसी भी सर्किट में अगर आपके कई सारे रेजिस्टर्स हैं और आपको पता चल गया कि वो सीरीज में है, तो आप उनको सिंपली एक सिंगल रेजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हो, उससे जो आपका सर्किट है वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, राइट? तो बच्चों अब क्योंकि हमने वो ऊपर रिजल्ट लिख लिया है रेशियो वाला, तो
तो बच्चों मतलब विदाउट सॉल्विंग मैं क्या सीधा बता सकता हूँ कि भाई V1 क्या होगा? मतलब बच्चों पूरा सर्किट सॉल्व करके तो बता ही सकते हैं डेफिनेटली कि I निकाल लिया और फिर I इंटू आर कर दिया, मतलब शॉर्टर फॉर्म में कैसे बताओगे? हम बच्चों ये कह सकते हैं ना, देखो एक तो हमें ये पता है कि तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस मिला के पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? ई होगा, क्योंकि तीनों रेजिस्टर्स बैटरी के एंड पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, राइट बच्चों? और हमें ये भी पता है कि जो उनके अक्रॉस रेशो है वो R1 रेशो R2 रेशो R3 हो जाएगी, है ना? तो बेसिकली क्या बन जाएगा V1 अगर आप इसको सॉल्व करो? V1 बन जाएगा E ओवर R इक्विवेलेंट ही लिख देते हैं इनटू R1, V2 हो जाएगा E ओवर एंड सो ऑन। तो समझ आ गया ये? मनकीरत आप आजकल कम दिखते हो चैट पे। ठीक हो आप? मनकीरत वेयर आर यू? यहीं भी हो सर। अच्छा, ओके। अब बच्चों अगर हमने n रेजिस्टर्स लगा दिए तो इस केस में R इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा? NR ना? ओके, so this is all about series combination. तो नेक्स्ट होता है बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन।
तो बच्चों when we say कि resistors are in parallel, see this does not necessarily mean कि भाई वो कोई मतलब देखने में पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। व्हाट दिस मीन्स इज कि हाँ जी, तो व्हाट दिस मीन्स इज कि जो, ध्यान से समझना बच्चों, कि जो रेजिस्टर्स के एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है, कि हर रेजिस्टर का जो एंड पॉइंट है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम देख सकते हैं यहाँ कि तीनों रेजिस्टर्स का लेफ्ट वाला एंड पॉइंट ये ब्लू डॉट है, और ऐसे ही राइट वाला एंड पॉइंट भी ये ब्लू डॉट है। ठीक है, तो जो ये बीच में वायर आ रही है होती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता होता, एज लॉन्ग एज मतलब बीच में कोई और डिवाइस नहीं होना चाहिए, मतलब सिंपल वायर से वो सारे के सारे कॉमन एंड पॉइंट के साथ कनेक्टेड होने चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसके इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो फिर से वही कि तो ये ऐसा बन गया। ओके, अगेन बच्चों, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि भाई पैरेलल की क्या खासियत हुई, कैसे पता चलेगा कि सेम एंड पॉइंट्स। तो बच्चों मान लो कि अगर ऐसे करंट आई आ रहा है, तो अब यहाँ करंट तो डिवाइड हो सकता है, तो राइट साइड पे जो इक्विवेलेंट है उधर भी आई करंट ही आना चाहिए। तो तो अब इस केस में बच्चों हम देख सकते हैं कि करंट डिफरेंट होगा। बच्चों कौन सी क्वांटिटी बच्चों सेम होएगी, बताओ सभी।
पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ठीक है, जब एंड पॉइंट्स ही सेम है तो ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही होगा। अब बच्चों एक बात माइंड में रखना, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस सेम कहते हैं ना, तो दैट मींस मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब व्हाट डू आई मीन बाय डायरेक्शन, कि मतलब हर रेजिस्टर के अक्रॉस जो हायर पोटेंशियल है वो एक ही तरफ होगा और लोअर दूसरी तरफ ही होगा। मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब मान लो कि R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस +5 है और R2 के अक्रॉस -5 है तो वो पैरेलल होगा। समझ गए ना? तो जब एंड पॉइंट ही सेम है तो मतलब एग्जैक्टली सेम ही होगा डायरेक्शन वाइज भी। ओके तो बच्चों अगर इस केस में हमें निकालना हो कि वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R क्या होगी, तो फॉर दिस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नाउ, तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि हर रेजिस्टर के थ्रू करंट तो डिफरेंट जा रहा है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि I1 R1 should be equal to I2 R2 should be equal to I3 R3, और हमें ये भी दिख रहा है कि जो I है एंड दिस शुड बी इक्वल टू I इंटू R ऑल्सो बच्चों, है ना, राइट साइड के लिए। और I जो है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 भी होना चाहिए। तो यहां से क्या बन गया, तो I1 क्या बन गया देखो, IR बाय R1 प्लस IR बाय R2 प्लस IR बाय R3, है ना। तो इससे हमारे पास बन गया कि 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/। अच्छा बच्चों जब ये रिजल्ट को अप्लाई कर रहे हो ना, तो एक बात का ध्यान रखना, कई बार गलती हो जाती है कि रेसिप्रोकल लेना होता है। ठीक है, हम ना कई बार जल्दबाजी में सिर्फ 1/R1 प्लस 1/R2 निकाल लेते हैं, तो उसका रेसिप्रोकल लेना भूल जाते हैं। तो क्योंकि हमें जनरली आदत ये होती है ना कि हम सिर्फ राइट हैंड साइड ही लिख रहे होते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते ही नहीं है, हम तो इक्वल टू के आगे लिखना शुरू कर दे होते हैं। तो इस केस में प्लीज रिमेंबर, है ना, कि 1/R लिख दिया करना ताकि गलती ना हो। यहाँ पे बच्चों हम एक दो बातें और जो कह सकते हैं, बच्चों ध्यान से एक बार सोच के बताओ मुझे, क्या ये सबको समझ आता है कि आप जितने ज्यादा रेजिस्टर्स पैरेलल में लगाते जाओगे उतना इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम होती जाएगी, है ना। सारे सोचो इस बात को ध्यान से।
राइट। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम तो 1/r की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं ना, 1/r के अंदर कुछ ऐड करते जा रहे हैं, तो r जो है वो तो छोटा होता जाएगा। इट इज यूजफुल टू रिमेंबर कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन effective resistance is less than each of the individual resistors। ध्यान से सोचो बच्चों इस बात को। मैं ये कह रहा हूं कि आपने जितने भी रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाया है, तो आपकी जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होएगी वो उन सबसे छोटी होगी। मतलब उनमें से जो सबसे छोटा भी रेजिस्टर है उससे भी छोटी होगी। ठीक है, मतलब आपने 2, 4, 6, 8, मान लो ये 4 रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाया है, तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो पक्का 2 से भी कम ही होगी। क्या ये बात सोच पा रहे हो? क्योंकि मान लो आपने 2, 4, 6, 8 इन पैरेलल लगाए, तो मैं ये पक्का कह सकता हूं कि आर नेट 2 से ही छोटा होगा। सोच पा रहे हो क्यों? क्योंकि जब आप 1/r नेट करोगे तो 1/2 प्लस सब कुछ होगा। तो इसका क्या मतलब है कि 1/r नेट जो है वो डेफिनेटली हाफ से तो बड़ा ही है, तो इससे आर नेट लेस देन 2 आ गया बच्चों। ये सबको समझ आ गया? ओके। एक बच्चों ये एक शॉर्ट फॉर्म याद रख लो, कई बार काम आ जाती है कि R1 R2 in parallel R नेट क्या बन जाता है? R1 R2 होगा। मतलब मैंने कुछ नहीं किया, सीधा बस लिख दिया, क्योंकि 2 रेजिस्टेंस को जनरली बहुत बार करना पड़ता है, तो यही फॉर्म याद रख लो रादर देन कि पहले रेसिप्रोकल लेके ऐड करो और फिर रेसिप्रोकल लो, थोड़ा सा टाइम बच जाता है। अगर हम n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स को पैरेलल में ले लें बच्चों, फिर क्या बन जाएगा? R/n है ना। सब करके देख लो फटाफट। ठीक है बच्चों, आगे समझ। नेक्स्ट बच्चों, मतलब बहुत ही सिंपल सी एप्लीकेशन है जो हमने कर लिया। बच्चों मान लो ये करंट ऐसे है, अब ये डिवाइड हो गया I1 और I2।
मुझे फटाफट सॉल्व करके बताना I1 I2 की क्या वैल्यू आती है। आप देखोगे ये रिजल्ट ऐसा बन जाता है I R2 over R1 plus। तो मुझे दिस इज अ वेरी यूजफुल रिजल्ट। मतलब कैसे याद रखना है, मतलब I इंटू R2, मतलब जिस रेजिस्टर में आप करंट निकाल रहे हो वहां न्यूमरेटर में वो वाला करंट रेजिस्टर नहीं आएगा, दूसरे वाला रेजिस्टर आएगा। ठीक है, ये मतलब बात याद रखनी है। बाकी मतलब कंफ्यूजन हो तो ऑब्वियसली पूरा सॉल्व कर ही सकते हो, गलती मत करना, ये याद रख लोगे तो फास्ट हो जाएगा। क्लियर बच्चों? ओके, तो बच्चों अब आपको एक बात ये भी क्लियर हो गई होगी, मतलब ये हो गए हमारे सारे पॉइंट्स कि अगर हम कंपेयर करें, मान लो हमारे पास एक कोई सेट ऑफ रेजिस्टर्स है, हम उनको कंबाइन कर सकते हैं जैसे मर्जी सीरीज पैरेलल। तो मिनिमम रेजिस्टेंस कैसे आएगी? पैरेलल में ना। मैक्स कैसे आएगी? सीरीज में लगभग, क्योंकि तब सीधा सीधा ऐड उसमें। राइट बच्चों? तो अब विद दिस नॉलेज हम एक फर्स्ट सेट ऑफ सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा क्यों याद आ रहा है कि हमने जब रेजिस्टेंस पढ़ा था तो मैंने क्या रेजिस्टेंस के यूनिट्स लिखवाए थे आपको? अब वैसे आपको ये पता होंगे पहले से, बट क्या मैंने लिखवाए थे?
अच्छा लिख लो, है ना। तो क्या बन जाएंगे रेजिस्टेंस की यूनिट्स, या तो वोल्ट पर एम्पेयर, और वी कॉल देम एज ओम। ओम का बच्चों सिंबल होता है ये ऐसा। ठीक है बच्चों। एंड ऑफ कोर्स इस एक्सप्रेशन से आप डायमेंशंस भी निकाल सकते हो। निकालना फटाफट, डायमेंशंस क्या आती है। कर रहे हो कि नहीं। सारे बताओ भाई, पावर्स क्या क्या आती हैं। सीधा पावर्स लिख दो चाहे। राइट। ओके, चलो अब बच्चों इस क्वेश्चन में फाइंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर।
अमितोष, तनवीर, ठीक है, गुड। वरुण ठीक है। मनकीरत गलत है। हाँ बच्चों, तो कैसे किए सबने? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या किया, 6 और 3 पैरेलल। तो 6 और 3 पैरेलल में कितना बन गया, 2। 2 और 1 सीरीज, वो बन गया 3। तो टोटल रेजिस्टेंस 3 हो गई, तो हमें पता चल गया कि बैटरी से कितनी आएगी करंट, 6/3 2 आएगा, है ना। तो अब वो 2 करंट सबसे पहले 1 ओम वाले रेजिस्टर के थ्रू जाएगा, फिर वो डिवाइड होगा। तो उसमें डिवीजन वाला फॉर्मूला,
तो उससे आपके ये आंसर्स आ गए। अंडरस्टूड बच्चों? ऐसे ही दूसरे वाले में क्या करना है, पहले इफेक्टिव निकाल लो। 1 3 सीरीज में 4, 4 और 6 पैरेलल में, कितना बन गया? 2.4 बन गया ना। तो फिर करंट कितना आएगा? 6 डिवाइडेड बाय 2.4, तो करंट बन गया 2.5, राइट। तो बैटरी से 2.5 करंट आया, उसको फिर से उस पर डिवीजन रूल लगा दो, तो ऊपर वाली ब्रांच में 1.5 आ जाएगा, नीचे वाले में 1 आ जाएगा। क्लियर बच्चों? इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट प्लीज आस्क। ओके, तो मान लो ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है कोई, स्फेरिकल है, ठीक है, सिलेंड्रिकल नहीं है, स्फेरिकल कंडक्टर है। जिसमें हमने बाय सम मैकेनिज्म अंदर पोटेंशियल क्रिएट किया हुआ है V1, और बाहर पोटेंशियल किया हुआ है क्रिएट V2 व्हिच इज लेस देन V2। तो बिकॉज ऑफ विच क्या हो रहा है कि जो करंट है बच्चों, वो ऐसे रेडियली आउटवर्ड्स फ्लो कर रहा है। ठीक है जी। तो आपने बच्चों क्या कुछ ढूंढना इस अरेंजमेंट की इफेक्टिव रेजिस्टेंस। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी आर lying between R1 to R2। हाँ, resistivity rho।
हाँ बच्चों, जिसने भी भेजा अभी तक ठीक भेजा बिल्कुल। बच्चों आजकल फ्री टाइम में क्या करते हो आप लोग? ये मत कह देना बस, किसी फ्री टाइम तो होता ही नहीं कोई। बताओ बच्चों। बताओ वरुण, निष्ठा क्या करते हो? तरन्नुर, विदुषी, नवदा क्या करते हो भाई? कैसे बन गए हो भाई तुम सब? ना तो कैमरा ऑन रखना चाहते हो, ना चैट में कुछ लिखना चाहते हो। फिर कह देना सर ये स्क्रीन भी नहीं दिखना चाहिए जो ब्लैक सा दिखता रहता है। चलो आंसर करो सारे।
आंसर मतलब जो मैंने पूछा है कि फ्री टाइम में क्या करते हो वो वाला आंसर, क्वेश्चन का नहीं। रनूर ये पीईएस क्या होता है, हमें पता नहीं। अच्छा गेम है कोई। वरुण आप क्या करते हो? तो आप ये कह रहे हो वरुण कि सारा दिन पढ़ते रहते हो इसलिए कोई फ्री टाइम नहीं है? नहीं यार इतना भी मत पढ़ो। 720 आ तो रहे हैं, अब क्या 725 लेने हैं क्या तुमने? नहीं यार कुछ ना कुछ देखो, रिक्रिएशन रखनी बहुत जरूरी है। ठीक है मतलब प्लीज माइंड में रखो ना, ये कोई शॉर्ट टर्म वो नहीं है ना कि 10 दिन तक हम फुल एनर्जी से कर देंगे और बस हो जाएगा काम। ये तो एक मैराथन रेस है, तो उसमें अपने आप को मतलब रिचार्ज रखना भी पूरा जरूरी है। विदुषी आप क्या करते हो? ओके। ये बनता है बच्चों। हाँ जी, देखो अगर कोई भी डाउट है प्लीज टेल। हो गया सबका बच्चों? सेकंड पार्ट में क्या करना है, जैसे फर्स्ट पार्ट में आपने रेजिस्टेंस निकाल ली तो उससे करंट आ जाएगा, राइट, डेल्टा वी बाय आर करके। तो
अब करंट से आप किसी भी r डिस्टेंस पे करंट डेंसिटी निकाल लोगे, तो वो करंट डेंसिटी तो वो जो r डिस्टेंस पे जिस एरिया में वो डिवाइड हो रहा है वो 4 पाई r स्क्वायर होगा, से डिवाइड हो जाएगा, है ना, फिर E इक्वल टू रो जे लग जाएगा। और वो अजम्पशन तो है ही है कि करंट तो सेम ही होगा हर जगह, है ना, जैसे हमने पढ़ा था। इससे हमें क्या पता चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, हाँ मतलब यही मेथड है, E इक्वल टू रो जे, इसी से निकलेगी। ओके चलो ठीक है बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट द सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ठीक है, तो सर अब आप होमवर्क में एक्सरसाइज 01 का F पार्ट और 3A का CD, ठीक है तो चलो ओके बच्चों, चलो अब बाहर निकलो, थोड़ा वेदर एंजॉय करो, इतना अच्छा वेदर है, ठीक है, बाय।